Hello everyone, good morning all of you. Welcome in Professor classes. Today we are going to discuss with you NDA CDS previous year questions of chemistry. So let's start. Which one of the following is a chemical process? इनमें से कौन सा chemical process है? First, distillation of sea, salty water, crystallization of impure salt, production of iodine from seaweeds, सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन. यानी इनमें से ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसमें हम केमिकल्स का यूज करते हैं और उसमें हमें एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है. क्लियर? एक एक के बारे में देख लेते हैं. फर्स्ट दिया हुआ है डिस्टिलेशन ऑफ सी. डिस्टिलेशन ऑफ सी क्या होता है? डिस्टिलेशन जो होता है जब हम किसी भी लिक्विड को हीट करते हैं, तो वेपर्स के फॉर्म में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है. राइट? सपोज वाटर एंड इथेनॉल दोनों मिक्स है. वाटर दोनों की जो है वो एक ही स्टेट में है, वो भी लिक्विड स्टेट और वो भी लिक्विड स्टेट. जब दो ऐसे लिक्विड्स होते हैं, अगर हमें उन्हें सेपरेट करना होता है, देन वी डू डिस्टिलेशन प्रोसेस. ओके. नेक्स्ट है क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? जब हमें लिक्विड से क्रिस्टल्स बनाने होते हैं. क्लियर? यहां पे हम क्या बना रहे हैं? सॉलिड फॉर्मेशन करते हैं, यानी सॉलिड फॉर्म होता है हमें. क्लियर? नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ आयोडीन फ्रॉम सीवीड्स. पहले तो ये जानिए कि सीवीड्स क्या होता है. अगर आपने सुना होगा वीड्स के बारे में, जो खेतों वगैरह में जो कुछ अनचाहे पौधे उग जाते हैं उन्हें हमें रिमूव करना होता है, अदरवाइज वे अदर प्लांट्स को डिस्टर्ब करते हैं. क्लियर? तो वो होते हैं वीड्स. अब हम बात करें सी वीड्स की. सी में यानी ओशियन के अंदर, पानी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं, वीड्स होते हैं. सो हम क्या करते हैं? आयोडीन का प्रोडक्शन करते हैं सी वीड्स से. कैसे? हम H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब इसको ट्रीट करते हैं, पहले लीच करते हैं, फिर एल्कलाइज्ड किया जाता है, देन H2SO4 के साथ जब हम इसको ट्रीट करते हैं तो हमें फॉर्म होता है क्या? आयोडीन. वी विल गेट हियर आयोडीन. ओके. देखो इसमें हमने केमिकल का यूज किया, एसिड का यूज किया. ओके, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड. H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड. नेक्स्ट, सब्लिमेशन होता है जब कोई भी सॉलिड डायरेक्टली पेपर्स में चेंज हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल कैम्फर. जैसे आप कैम्फर जलाते हो, ठीक है, तो सब्लिमेशन क्या होता है? सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस. कैम्फर, कपूर, नेप्थलीन बॉल्स भी होता है, डायरेक्ट चेंज हो जाता है गैस में. तो कैम्फर यानी कपूर की गोलियों को आप जलाओ, वो सॉलिड होता है और वो जैसे आप उसको हीट के कांटेक्ट में लेके आओगे, वो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाता है? वेपर्स में चेंज हो जाता है. अब देखो यहां पर हमें इन तीनों प्रोसेस में हीट की आवश्यकता होती है कि हम बस उन्हें हीट करेंगे, पर्टिकुलर जो भी हमारे पास दो प्रोडक्ट है वो सेपरेट हो जाएंगे. क्लियर? लेकिन जो प्रोडक्शन ऑफ आयोडीन फ्रॉम सी वीड्स दिया है, इसमें हम क्या कर रहे हैं? पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं. सी वीड्स को पहले लीच करेंगे, देन उसको एल्कलाइज्ड करेंगे, आफ्टर दैट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे उसमें, उसके साथ उसको रिएक्शन कराएंगे. फर्दर हमें क्या प्रोडक्ट हमें मिलता है? दैट इज प्योर आयोडीन. सो दिस इज अ केमिकल रिएक्शन. सो द राइट ऑप्शन विल बी हियर आयोडीन. सो आयोडीन इज राइट ऑप्शन. ओके, सी. नेक्स्ट है the most of the mass of the atom can be found in. यानी जो मास जो है एटम में वो कहां पाया जाता है? अगर हम एक एटम की बात करें, सपोज दिस इज एन एटम. क्लियर? ये यहां पे एटम का न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों होते हैं. एटम्स के चारों तरफ ऐसे शेल्स बनी होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इस तरीके से ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स बने होते हैं. ओके, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ एटम. क्लियर? अब यहां पे देखो, यहां पे हमें बोला है कि द मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम कैन बी फाउंड इन, यानी ज्यादातर जो मास है एटम का वो कहां होगा.
अगर हम एक एटम का स्ट्रक्चर देखते हैं, सो दिस इज न्यूक्लियस। क्या है ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स जिन पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होते हैं। क्लियर। इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स जिस पर नो चार्ज, यानी हम इनको न्यूट्रल बोलते हैं। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन के पास तो अपना खुद का चार्जेस है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं। लेकिन अगर हम न्यूक्लियस में देख ले तो दो चीजें हैं, क्या, न्यूट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है। तो ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, एटम में न्यूक्लियस ही होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं होगा, चार्जेस भी नहीं होगा, क्योंकि इनके सबके अपने अपने चार्जेस होता है। इलेक्ट्रॉन पे अलग चार्ज होता है अपना, प्रोटॉन पे चार्ज होता है, तो चार्जेस भी नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तो क्या, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तो ये तब बनाएंगे ना पर्टिकुलर जब शेयर करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड्स, या अपने इलेक्ट्रॉन्स देंगे या फिर लेंगे, लाइक, तो ये भी नहीं होगा। सो द राइट आंसर विल बी हियर सी, न्यूक्लियस। नेक्स्ट, the number of neutrons present in an element having mass number 226 and the atomic number is 88। क्वेश्चन में क्या पूछा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे किसी भी एलिमेंट में अगर उसका मास नंबर दिया हुआ है 226 और उसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 88। देखो हमें यहाँ पे उस एलिमेंट का नाम नहीं बताया, सिर्फ हमें क्या बोला है कि उसका मास नंबर है 26, so this is 26 and atomic number is 88। कोई भी एलिमेंट हो जो उसका एटॉमिक नंबर होगा उसमें उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं। सो इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नाउ अभी हमारे पास यहां पे एक फॉर्मूला है, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्लियर, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मास नंबर हमें दिया हुआ है दैट इज 226, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें पता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सो वी विल हियर राइट हियर 88। नाउ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें निकालना है, सो क्वेश्चन मार्क। अब देखो ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्लियर, कितना आएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे, वी विल गेट हियर 138। सो 138 इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। इसमें बोला है which of the following statement with regard to isotopes and isobars are correct, यानी isotopes और isobars के रिगार्डिंग इसमें से कौन सा सही है। बोला है isotopes have same mass number, बोल रहा है कि isotopes के same mass number होता है। नेक्स्ट बोल रहा है isobars have same atomic number, isobars का जो atomic number होता है वो सेम होता है। नहीं, इसने यहाँ पे गलत कर दिया है, आइसोटोप्स में जो होता है उसका एटॉमिक नंबर सेम होता है और आइसोबार्स में मतलब जो मास नंबर होता है वो सेम होता है, यानी एक्सचेंज कर दिया है। अगर यहाँ पर मास नंबर होता तो ये करेक्ट होता, अगर उधर एटॉमिक नंबर होता तो ये करेक्ट होता। इट मींस देखा जाए तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर हियर, ओनली वन नहीं होगा, ओनली टू भी नहीं होगा, बोथ 1 and 2 हो ही नहीं सकता। सो नाउ हियर द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, नाइदर 1 nor 2, ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है, दोनों गलत है। Next, which one of the following is the correct sequence of the reactivity order of the elements? reactivity order के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसमें से कौन सा जो पेयर है वो सही है। पहले तो हमें पता होना चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज पता होना चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज के लिए मेरे पास एक क्लू है बहुत अच्छा, आप प्लीज सारे बच्चे उसको नोट करें। सी, आप ये एक लाइन याद कर लीजिए, इसमें आपको सारे एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी सीरीज याद हो जाएगी। केदारनाथ का, या ऐसे ही कर लो, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है
क्योंकि हर अलग आलू पड़ता है। अब देखिए हम इसको कैसे कनेक्ट करते हैं। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है क्योंकि हर अलग आलू पड़ता है। क्लियर? इससे हम कैसे कनेक्ट करें? केदारनाथ से हम ले लेंगे के पोटेशियम, नाथ से हम ले लेंगे सोडियम। क्लियर? ऐसे करेंगे इसको। नेक्स्ट ये का से हम ले सकते हैं सी कैल्शियम। नेक्स्ट माली से हम क्या ले सकते हैं? मैग्नीशियम। यहां से हम ले सकते हैं एल्यूमिनियम। जरा से हम ले सकते हैं Zn। इससे हम ले सकते हैं Fe, फीके से पकाता है। इससे हम ले सकते हैं Sn। ऐसे आपको ऐसे याद रखना है कौन सा मेटल आप ले रहे हैं। इससे हम ले सकते हैं Pb। ओके, नेक्स्ट क्योंकि इससे हम ले सकते हैं कॉपर। नेक्स्ट हर से हम ले सकते हैं हाइड्रोजन। इससे हम ले सकते हैं Al अलग, सॉरी Al तो हो गया, Ag ले लो आप यहाँ पे। नेक्स्ट आलू, Au ले सकते हैं आप यहां से, Au की सेंस आ रही है। Pb से आप ले सकते हो फॉस्फोरस, ठीक है, Pe से। क्लियर? तो ये बन गया हमारा। इसमें बोला है कि केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। यहां पे आप ले लो हाइड्रोजन, क्योंकि हर अलग आलू पड़ता है। ओके, इसमें देखो यहां पे हमें जो रिएक्टिविटी सीरीज बतानी है वो कैसे बतानी है? CuMgZnNa। अब आप देख लो यहां पे कौन सा फर्स्ट नंबर पे आता है। यहां पे पहले क्या आ रहा है? पहले आ रहा है Mg, उसके बाद नहीं, पहले आ रहा है सोडियम, उसके बाद आ रहा है Mg, उसके बाद Zn, फिर उसके बाद Cu। तो ये फर्स्ट नंबर पे होगा, ये सेकंड नंबर पे होगा, ये थर्ड नंबर पे होगा और ये होगा फोर्थ नंबर पे। तो कैसे होगा देखो आप, कोई इसमें मैच कर रहा है? पहले सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर जिंक और फिर कॉपर। यस, ऑप्शन नंबर 4। सो डी विल बी द राइट हियर। ओके, सो पहले सोडियम, देन मैग्नीशियम, देन जिंक, देन कॉपर। तो अगर आपको एक स्टेटमेंट याद है तो आपको यहाँ पे सारे एलिमेंट्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर याद हो सकता है, जिससे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सो डी ऑप्शन इज राइट हियर। नेक्स्ट है द बॉन्ड विच इज प्रेजेंट बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल इज, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो बताना है हमें। इसमें पहला बोला है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड या वंडरवॉल्स बॉन्ड। सभी बॉन्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड की, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? जब दो एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को या तो देंगे या लेंगे, राइट, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, आउटर मोस्ट में अपने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए, स्टेबल होने के लिए, या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को देंगे या फिर वो लेंगे। क्लियर? या तो वो देंगे या लेंगे। नेक्स्ट है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, यानी दो एटम्स आपस में अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे तो वहां पर जो बॉन्ड बनेगा दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है? किसी भी एलिमेंट के साथ, किसी भी एटम के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड जब बनता है जब एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है। ओके, फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड व्हेन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is high of other atom। क्लियर? तब बनता है क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट है वॉन्डरवॉल बॉन्ड। वॉन्डरवॉल बॉन्ड कब फॉर्मेशन होता है? वॉन्डरवॉल बॉन्ड में फॉर्मेशन तब होता है जब एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंप्लीटली फिल होते हैं। इट मींस व्हेन देयर इज completely fill electrons। क्लियर? तब बनता है वंडरवॉल बॉन्ड। अब हमें बोला है H2O मॉलिक्यूल्स,
H2O। देखा जाए तो ऑक्सीजन जो है कंपैरिजन टू हाइड्रोजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, so what bond it will form, that is hydrogen bond, so C option is correct here. Next, human stomach produces acid X which helps in digestion of food. ह्यूमन का जो स्टमक है वो एक एसिड प्रोड्यूस करता है एक्स नाम से किसी, विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड, जो फूड को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करता है। एसिटिक एसिड, मिथेनोइक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सिट्रिक एसिड। एक बार सभी के बारे में देख लेते हैं। एसिटिक एसिड जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। एसिटिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड जो है दैट इज विनेगर, जिसको आप बोलते हो सिरका, राइट, जो आपके चाउमीन में यूज होता है। एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड जिससे आप बोलते हो सिरका, तो ऑब्वियसली वो तो होगा नहीं पेट में, क्लियर। नेक्स्ट है मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड जो होता है, मिथेनोइक एसिड जब भी आपको कोई भी चींटी या मधुमक्खी काट लेती है तो आपको बहुत एक बर्निंग सेंसेशन होता है आपकी स्किन पे, क्लियर। तो एक्चुअली में क्या होता है, वो एक अपना एसिड इंजेक्ट कर देती है हमारी बॉडी में, दैट्स नेम इज मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड को हम फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, मिथेनोइक एसिड को हम फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। और जो किस में प्रेजेंट होता है, ये एंट्स में होता है, बीज में भी होगा, क्लियर। सो ऑब्वियसली ये भी नहीं होगा हमारे पेट में। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं HCl। HCl जो होता है ये हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है एसिड, क्लियर। ये क्या करता है, क्या फंक्शन होता है इसका, एक तो यहाँ पे बता दिया डाइजेशन ऑफ फूड। देखा जाए तो इसका सिर्फ डाइजेशन ऑफ फूड नहीं है, ये बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, उनको भी किल करता है और हमारे जो इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक होता है उसको भी प्रोटेक्ट करके रखता है। तो इसका बहुत बड़ा रोल है HCl का। जब आपकी स्टमक में HCl की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो व्हाट डू यू फील, यू फील एसिडिटी, आपको एसिडिटी हो जाती है। फिर आप क्या लेते हो, आप इनो लेते हो, है ना, इट मीन्स आप कोई भी बेस लेते हो। तो एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो न्यूट्रलाइज कर देता है आपके स्टमक को, तो आपको रिलैक्स फील हो जाता है। ओके नाउ, सो HCl का ये रोल है। नेक्स्ट है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड क्या है, सिट्रिक एसिड जो है वो सारे जो खट्टे फल होते हैं उनमें बेसिकली पाया जाता है, जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ओके। लेमन एंड ऑरेंज में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। सो जो यहाँ पे स्टमक के लिए बोला गया है, कौन सा आंसर होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे स्टमक में पाया जाता है एंड इट्स रोल इज डाइजेशन ऑफ द फूड। नेक्स्ट है कार्बोनेटेड बेवरेजेस सच एज सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर कंटेनिंग मेनली। कार्बोनेटेड बेवरेजेस, जो आप सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह पीते हो, आपने अभी गर्मियां आ जाएंगी, गर्मियों में आप सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह पियोगे, जैसे आप उसका ढक्कन खोलते हो तो ढक्कन खोलते हो तो आपको ऐसा फील होता होगा कि उसमें से कुछ गैस जो है वो बाहर निकली है, क्लियर। तो वही इसमें बोला है कि कार्बोनेटेड बेवरेजेस सच एज सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर कंटेन्स मेनली, यानी वो क्या कंटेन करता है ऐसा, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम कार्बोनेट। देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड ही एक हमें यहाँ पे गैस नजर आ रही है, बाकी ये तीनों क्या है, ये तो एक पाउडर फॉर्म में होता है ना, ये जो तीनों होते हैं वो एक पाउडर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3, क्लियर। सो अभी हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला कि ये जो है तीनों भी एक पाउडर फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली ये तो होंगे नहीं। और एक तरीके से देखा जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट है और ये तीनों है, ये पाउडर फॉर्म में अगर ये मिक्स होंगे उसमें तो ये हमें एक ऐसा मिल्की कलर फॉर्म देंगे, ये यानी जैसे दूधिया जैसा कलर आ जाएगा उसमें, तो वैसा तो होता नहीं है। तो एक गैस प्रोड्यूस होती है, जैसे आप उसका ढक्कन जो है वो ओपन करते हो उसको, तो दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो ए ऑप्शन विल बी राइट हियर। नेक्स्ट है अ कंपाउंड दैट इज अ व्हाइट सॉलिड विच एब्जॉर्ब्स वाटर वेपर फ्रॉम द एयर। एक कंपाउंड है दैट इज व्हाइट सॉलिड और जो वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करता है। सुनाओ, अगर हम इन तीनों की बात करें यहाँ पे, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम सल्फेट, दे आर वाटर सॉल्युबल, ऑल दीज आर वाटर सॉल्युबल, यानी जो पानी में इजीली घुल जाएंगे।
हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट। कैल्शियम सल्फेट जो होता है इसको हम पीओपी भी बोलते हैं, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, इज नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब भी आपकी बोन फ्रैक्चर होती है तो डॉक्टर आपको क्या करता है, प्लास्टर करता है, सो दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट। अगर हम बात करें सोडियम नाइट्रेट की, तो सोडियम नाइट्रेट जो होता है ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है एयर में से, वाटर वेपर्स को। सोडियम नाइट्रेट के बहुत सारे यूजेस है। अगर हम इन्हें, जैसे जो मीट वगैरह की जो पैकिंग होती है उसमें भी अगर हम उसको यूज करें तो ये उसको लॉन्ग लास्ट टाइम तक उसको बचाए रखता है कि वो खराब ना हो, तो उसमें भी हम इसको ऐड करते हैं, राइट। सो सोडियम नाइट्रेट विल बी द राइट आंसर हियर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के अगर हम बेकिंग सोडा की बात करें तो इनमें से क्या सही नहीं है, नोट पूछा है, तो वी विल बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। नेक्स्ट इसमें देखिए बोला है कि इसमें कौन सा नहीं होगा बेकिंग सोडा के लिए। इट इज यूज्ड इन सोडा एसिडिक फायर एक्सटिंग्विशर। बोल रहे हैं कि जो बेकिंग सोडा है वो हम यूज करते हैं इन सोडा एसिडिक फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर जिससे आप आग बुझाते हो, क्लियर। इट इज एडेड फॉर फास्टर कुकिंग, कुकिंग क्या हो जाए, फास्ट हो जाए, तो इसलिए हम इसको ऐड करते हैं। नेक्स्ट है, इट इज कोरोसिव बेस। कोरोसिव बेस कहने का क्या मतलब है, यानी ऐसा बेस है जो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर हम इसको अपने हाथ पे रखेंगे तो हाथ जल जाएगा, राइट। नेक्स्ट, इट न्यूट्रलाइजेस, ये न्यूट्रलाइज कर देगा। न्यूट्रलाइजेशन, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन? न्यूट्रलाइजेशन होता है जब आप एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराते हो, वी विल गेट हियर सॉल्ट एंड दैट इज न्यूट्रल, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। तो ये न्यूट्रलाइज भी कर देता है। ऑब्वियसली अगर हम एसिड के साथ बेस को मिला देंगे तो ये न्यूट्रलाइज कर देगा। बेकिंग सोडा बेसिकली इट इज अ बेस। क्या होता है बेकिंग सोडा? खाने वाला सोडा होता है जो आप घरों में किचन में यूज होता है आपके, सो इट इज बेस, ये बेस होता है। ये तो ठीक है कि ये बेस होता है, बट ये कोरोसिव बेस नहीं होता है, क्लियर। फायर एक्सटिंग्विशर में हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर में हम इसको, जब हम H2SO4 के साथ बेकिंग सोडा मिलाते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बाइकार्बोनेट बनता है। ये क्या करता है? CO2 को हाईली प्रोड्यूस करता है। तो अगर CO2 हाईली प्रोड्यूस्ड होगी तो फायर जो है वो इजीली एक्सटिंग्विश कर सकते हैं हम, तो ये तो इसका मेन फंक्शन है, ये तो ठीक है। कुकिंग में भी हम इसको यूज करते हैं और ये न्यूट्रलाइज भी कर देते हैं। द रिमेनिंग इज हियर, इट इज कोरोसिव इन नेचर। ये कोरोसिव इन नेचर नहीं होता। अगर ये कोरोसिव इन नेचर होता सो इट इज अनेबल टू यूज इन द किचन फॉर कुकिंग प्रोसेस। सो व्हाट विल बी द आंसर हियर? कोरोसिव बेस नहीं होगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है, द बर्निंग सेंसेशन ऑफ अ बी स्टिंग कैन बी स्टॉप्ड बाय रबिंग द अफेक्टेड एरिया विद सोप। दिस इज बिकॉज, जब भी आपको कोई मक्खी काट लेती है तो आपको एक बर्निंग सेंसेशन क्रिएट होता है आपकी स्किन में। सो बाय रबिंग द अफेक्टेड एरिया विद सोप, हम उसको सोप के साथ क्यों रब करते हैं? बोलते हैं ना कि आपको किसी मधुमक्खी ने काट लिया तो उसके ऊपर सोप रब कर देते हैं। सो व्हाट इज हियर? लुक एट हियर ऑल ऑफ यू। अगर हम क्वेश्चन से ही निकाले बी स्टिंग, जो बी स्टिंग होता है ना, जब बी हमें काट लेती है तो एक्चुअली में क्या होता है, वो एक केमिकल रिलीज कर देती है हमारी बॉडी में एंड दैट इज एसिड। ठीक है, वो क्या है? एसिड है। एंड दैट एसिड इज, जिसको हम बोलते हैं मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड होता है और इसको हम फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, इज ऑल्सो नोन एज फॉर्मिक एसिड। ओके, तो अब जो बी स्टिंग है उसने तो रिलीज कर दिया मिथेनोइक एसिड, अब हम उसको क्या करते हैं? सोप के साथ रब कर देते हैं। अभी जैसे मैंने आपको रिसेंटली बताया कि जो एसिड है जब हम इसको बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है एंड दैट इज न्यूट्रलाइज। क्या हो जाता है? न्यूट्रलाइज होता है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं उदासीन। ठीक है, सो नाउ अभी हम ऑप्शन पढ़ते हैं कि बी स्टिंग इज एसिडिक। ठीक है, बी स्टिंग क्या एसिडिक है एंड सोप एंड एल्कली, सोप क्या है? एक एल्कली है एंड न्यूट्रलाइजेस इट। बी स्टिंग इज एल्कलीन, एल्कलीन तो नहीं होती है, अभी बताया एसिडिक होता है तो बी ऑप्शन तो नहीं होगा। सोप क्लीन्स द अफेक्टेड एरिया एंड रिमूव्स द स्टिंग, इसने बोला जो सोप है वो क्लीन कर देगी अफेक्टेड एरिया को और स्टिंग बाहर आ जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है। सोप एक्ट्स एज एन एनेस्थेटिक एंड डल्स द सेंसेशन,
यानी जो सोप है वो एक एनेस्थेटिक की तरह काम करेगी, और जहां पे किसी भी बी ने आपको कट किया होगा वो सुन्न हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट राइट। यहाँ पे क्या राइट होगा, जो बी स्टिंग होता है वो एसिडिक होता है, जो सोप होती है वो एक एल्केली होता है। एल्केली भी क्या होता है, बेस होता है जिसका जो पीएच होता है दैट इज मोर देन 7, मोर देन 7 होता है इसका पीएच भी, तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं एज अ बेस। तो ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। सो नाउ हियर ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, which one of the following is not a periodic property, that is does not show any trend on moving from one side to the other in the periodic table। इसमें बोला है कि इनमें से कौन सी पीरियडिक प्रॉपर्टी नहीं है। अगर हम बात करें एटॉमिक साइज की, एज वी गो डाउन द पीरियड जो एटॉमिक साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी एटम का जो साइज है, नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। जैसे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती है तो एटम्स का जो साइज है वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। जितने नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होगी उतना ज्यादा एटम का साइज होगा। तो ये तो एक पीरियडिक प्रॉपर्टी है। सुनाओ, तो ये तो है वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। अगर आप देखोगे कि हर एक एटम में अपने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हर एक एटम की अपनी एक वैलेंसी होती है। अगर आप ऑक्सीजन की बात करो उसकी एक वैलेंसी होगी, कार्बन की भी वैलेंसी होती है, राइट। तो ये प्रॉपर्टी भी होती है। सो दिस इज राइट। रेडियो एक्टिविटी की हमने कहीं पर भी रेडियो एक्टिविटी नहीं सुना है। जब हम पीरियडिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं पीरियडिक टेबल में, रेडियो एक्टिविटी फिर क्या होता है, बेसिकली रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, एमिट रेडिएशंस, इसको हम बोलते हैं ये रेडिएशंस को एमिट करते हैं। ओके नाउ, अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज, यानी अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, घटेगी। तो ये भी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्लूड होती है पीरियडिक प्रॉपर्टीज में। तो क्या नहीं होती है, व्हाट विल बी द राइट आंसर हियर, द राइट आंसर इज हियर रेडियो एक्टिविटी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, which one of the following is an element which never exhibits positive oxidation state in any of its compounds। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है कंपाउंड में। अगर हम कंपेयर करें ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड कार्बन, दे ऑल शो व्हाट, दे ऑल शो द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ये तीनों एटम्स जो है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कौन नहीं करता है, दैट इज फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। तो द राइट आंसर विल बी हियर ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरीन। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर। इसमें से कौन और नहीं है। पहले आप इधर समझिए और क्या होता है। इट इज नेचुरल रॉक। और को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल रॉक। अगर हम बात करें ऑप्शंस की, पहला दिया हुआ है बॉक्साइट, देन पिग आयरन, मैलेचाइट एंड जिंक ब्लेंड। बॉक्साइट क्या होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, राइट। पिग आयरन, देन मैलेचाइट, देन जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड को जिसको आप ZNS भी बोलते हो। क्लियर ऑल ऑफ यू। सो नाउ हियर अगर हम बात करें पिग आयरन की, पिग आयरन जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ओर में से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसका एक मेन फंक्शन भी है दैट इट इज यूज्ड टू इन मेकिंग स्टील, यानी इट इज यूज्ड इन स्टील में भी हम इसको यूज करते हैं। तो नाउ हियर आंसर विल बी पिग आयरन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच वन अमंग द फॉलोइंग मेटल इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। मर्क्यूरी, कॉपर, सिल्वर या टिन। देखिए ऐसे हमें रिएक्टिविटी ऑर्डर याद नहीं होता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक ट्रिक है, उस ट्रिक की हेल्प से आप रिएक्टिविटी ऑर्डर याद कर सकते हैं। सो लुक एट हियर ऑल ऑफ यू। यहाँ पे बोला है कि कौन सा हाइड्रोजन से ज्यादा होगा। सो यहाँ पे हमारे पास एक ट्रिक है, केदार, नाथ, का, माली, आलू, जरा, पीके, से पकाता है क्योंकि हर अलग आलू पड़ता है। क्लियर। अब आप देखो
केदारनाथ, केदार से हमने ले लिया के, नाथ से Na, का, माली से हमने Ag, आलू Al, जरा, फीके से Sn, पकाता है क्योंकि हर अलग आलू पड़ता है। क्लियर। अभी हमें यहां पे इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर देखना है। जब हम यहां पे इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर देखते हैं तो हम क्या देख रहे हैं, यहां पे हम यहां पे देख रहे हैं कि हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है हाइड्रोजन से कॉपर का भी कम है, दिस इज मर्क्यूरी एंड दिस इज सिल्वर, इन तीनों का क्या है, कम है। यहाँ पे मर्क्यूरी किसको बोलते हैं, Hg को, कॉपर इज Cu एंड सिल्वर इज Ag एंड टिन इज Sn। ओके, ज्यादा किसका है, हाइड्रोजन से Sn का है। सो द राइट आंसर विल बी हियर टिन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, Which one among the following is used as a moderator of nuclear reactors? यानी इनमें से कौन सा एक मॉडरेटर की तरह काम करता है न्यूक्लियर रिएक्टर पे? ओजोन, हैवी हाइड्रोजन, हैवी वाटर या हाइड्रोजन परऑक्साइड? इसका एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। यहाँ पे हमें बोला है अ मॉडरेटर इज अ मटेरियल यूज्ड इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। मॉडरेटर क्या होता है, एक मटेरियल होता है जो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज किया जाता है टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फिजन। यानी जो फिजन प्रोसेस के बाद जो न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड होते हैं उनकी प्रोसेस को स्लो करने के लिए हम मॉडरेटर को यूज करते हैं। क्लियर नाउ, किसमें, न्यूक्लियर रिएक्टर में। अब उससे क्या होगा, अब यहाँ पे बोला है हैवी वाटर, हैवी वाटर इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर। हैवी वाटर को हम यहाँ पे एज अ मॉडरेटर यूज करते हैं इन सम रिएक्टर्स बिकॉज क्यों, क्या करता है हैवी वाटर, इट स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स इफेक्टिवली। न्यूट्रॉन्स को क्या कर देता है, स्लो डाउन कर देता है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर व्हाट, हैवी वाटर। अब एक बार क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सो क्वेश्चन में यही बोला है कि इनमें से कौन सा मॉडरेटर यूज किया जाएगा ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स। सो द राइट आंसर विल बी हियर हैवी वाटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ ट्रांजिशन मेटल? इनमें से कौन सा ट्रांजिशन मेटल होता है? तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि ट्रांजिशन मेटल क्या होता है। ट्रांजिशन मेटल जो होता है it is found in the middle of the periodic table, found in the middle of the periodic table। periodic table में मिडल में ये हमें देखने को मिलेंगे ट्रांजिशन मेटल्स। दूसरा क्या होता है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी हाई होता है, दैट इज हाई। ओके, नेक्स्ट इसमें हमें बोला है, यही बोला है कि इनमें से कौन सा ट्रांजिशन मेटल है। अगर हम बात करें जो एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है एंड कैल्शियम, ये क्या इसमें होता है, साइड में होता है, राइट। बीच में कौन सा मेटल होता है, दैट इज मैंगनीज। सो द राइट आंसर विल बी हियर ट्रांजिशन मेटल इज मैंगनीज। जैसे आप पीरियडिक टेबल को देखोगे आप मिडिल में ही आपको ये मैंगनीज दिख जाएगा, जिससे आप पहचान कर सकते हो कि इट इज प्रेजेंट इन द मिडिल। सो द ट्रांजिशन मेटल विल बी द मैंगनीज एंड द मैंगनीज इज द राइट ऑप्शन हियर, ऑप्शन नंबर सी। Which one of the following gas is supporter of combustion? इनमें से कौन सी गैस कंबशन को सपोर्ट करती है? अगर हम बात करें कंबशन की, कंबशन क्या होता है, कंबशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब भी आप जो आग जो जलाते हो वो कब जल सकती है, एक तो आपके पास हीट होना चाहिए, उसके अलावा इन विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए। यानी आप हीट की प्रेजेंस, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप कुछ भी चीज जला रहे हो, दैट इज नोन एज कंबशन, राइट। सो यहाँ पे यही बोला है कि इनमें से कंबशन गैस को कौन सपोर्ट करती है। तो हाइड्रोजन, अगर हम हाइड्रोजन कोई है, ठीक है, गैस है, हीट करते हैं तो भी नहीं जलेगा, नाइट्रोजन की प्रेजेंस में भी नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में नहीं होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो बेसिकली फायर एक्सटिंग्यूशर में आग को बुझाने के लिए यूज किया जाता है, टू एक्सटिंग्यूश फायर। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर हियर, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होगी जिसकी प्रेजेंस में आप किसी भी चीज को जला सकते हो, तो इन द प्रोसेस ऑफ कंबशन। सो डी ऑप्शन विल बी द राइट हियर। नेक्स्ट है, Which one of the following gas is not found in the atmosphere? इनमें से कौन सी गैस एटमॉस्फेयर में नहीं पाई जाती है? सी, आर्गन, क्रिप्टोन एंड जीनोन। ये तीनों ऐसी गैस है जो ट्रेस अमाउंट में एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, फाउंड इन ट्रेस अमाउंट। ओके, बहुत कम अमाउंट में ये पाई जाती है। लेकिन रेडॉन जो है वो नहीं पाया जाता है, दैट इज
रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है ये जो एटमॉस्फेयर में नहीं पाया जाता है। तो राइट आंसर विल बी हियर ऑप्शन नंबर सी, रेडॉन। नेक्स्ट, नेल पॉलिश रिमूवर कंटेन्स। जो नेल पॉलिश आप रिमूव करते हो मार्केट से, आपकी मदर कहती है गो एंड ब्रिंग थिनर, है थिनर आप उसको बोलते हो, जिससे आप अपने नेल पॉलिश को क्या कर लेते हो, रिमूव कर लेते हो। बेसिकली वो एक केमिकल होता है, तो यहाँ पे हमें उसी केमिकल का नाम बताना है। सो वेदर इट इज बेंजीन, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिक एसिड और एसीटोन। देखो बेंजीन क्या होता है, C6H6, तो ये तो हमने नहीं सुना, ठीक है। फॉर्मेल्डी, इसमें कौन सा है, एल्डिहाइड ग्रुप, तो ये भी नहीं होगा, फॉर्मेल्डिहाइड भी नहीं होता है। नेक्स्ट एसिटिक एसिड क्या होता है, एसिटिक एसिड इज सिरका, विनेगर, विनेगर से आप नहीं कर सकते हो रिमूव। ये है एसीटोन। एसीटोन जो है वो कीटोन ग्रुप से है, जिसको आप प्रोपेनॉन भी बोलते हो, इज प्रोपेनॉन। ये बेसिकली वही होता है थिनर, जिससे आप अपनी नेल पॉलिश को क्या करते हो, रिमूव करते हो। द राइट आंसर विल बी हियर एसीटोन। So that's all for today. Thank you all of you and have a nice day.